My dear students, how are you? Welcome to the session. My name is Juhi Narula, and today we are going to talk about the types of questions you can encounter in reading comprehension. हमने पहले एक वीडियो करा था जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि पैसेज को कैसे पढ़ सकते हैं ताकि आपका फोकस इंटैक्ट रहे। और तब हम अपने लिए 3 गोल डिसाइड करके रखे थे। पहला गोल था कि हमारा फोकस ना लूज हो जब हम पैसेज रीड करते हैं। हमारा सेकंड गोल ये था कि जो भी क्वेश्चंस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे बेस्ड है उन क्वेश्चंस को हम आंसर कर सके विदाउट रिविजिटिंग द टेक्स्ट, क्योंकि अगर आप रिविजिट करोगे तो यानी कि आपको पूरा का पूरा पैसेज वापस रीड करना पड़ेगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है। ऐसा मान लीजिए पूरा पैसेज एग्जाम में वापस पढ़ना इज अ क्राइम, इट इज अ सिन एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, राइट। और तीसरा हमने गोल ये सेट किया था कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए हम वापस आएंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर वापस आए एंड वी शुड नॉट वॉन्डर, राइट। तो ये डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। इन केस आपने ये वीडियो नहीं देखा तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो अब हम सेकेंड चैलेंज की तरफ आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये चैलेंज लगता ही नहीं है, उनको लगता है अरे ये कोई चैलेंज है। वो चैलेंज एक्चुअली है क्या कि हम अपनी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को पुअर रखते हैं या क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं या क्वेश्चन को उतना अटेंशन नहीं देते जितना क्वेश्चन डिमांड करता है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आप इनकाउंटर कर सकते हो और आप उनको कैसे डील करो और क्यों क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस। तो अगर आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ही पुअर है तो आप कैसे आंसर करेक्टली करोगे। और हम स्टूडेंट्स को अक्सर देखते हैं कि खूब लड़ाई लड़ते रहते हैं पैसेज के साथ, रीड करते हैं मल्टीपल टाइम्स, बहुत मेहनत करते हैं, राइट। बोर्डम हो रहा है तो भी यू पुश योरसेल्फ सो दैट यू कैन रीड थ्रू द एंटायर पैसेज, विच इज a good thing though, but you really struggle hard with the passage। और ऑप्शन से भी जूझते हो, दो चॉइसेस में कंफ्यूज, जो अक्सर परेशानी होती है कि मैम हमेशा इनकरेक्ट मार्क कर देते हैं, क्या करें हम। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। अब दिक्कत ये है कि इन दोनों के बीच में ब्रिज क्या है, वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपसे पूछा क्या है, आप करेक्टली कैसे आंसर करोगे, राइट। आपको गोल क्लैरिटी नहीं होती। तो स्टूडेंट को लगता है जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सारा टाइम कहाँ पे सेव हो सकता है, क्वेश्चन को हम पढ़ना छोड़ देते हैं। पढ़ते तो हो, मतलब सुपरफिशियली बस देख कर निकल जाते हो। तो यहां पर मैं ये नहीं कह रही कि आप यहां पर 3-4 मिनट का इन्वेस्टमेंट कर दो। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। आई एम आस्किंग यू टू स्पेंड एटलीस्ट 10 to 15 seconds मोर इन राइटली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चन का गेम क्लियर हो गया तो फिर आप देखोगे कि आपको ये वाली दुविधा भी बहुत एक्सटेंड तक कंट्रोल हो जाएगी। दिस कंफ्यूजन व्हेन यू से दैट यू फाइंड कंफ्यूजन बिटवीन टू चॉइसेस, आप दो चॉइसेस में बड़े कंफ्यूज रहते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इनकरेक्ट मार्क कर कर आ जाते हो। ऐसा लॉजिकली देखो क्यों होता है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होगा कि दो आंसर चॉइसेस है, दोनों पैसेज से आ रही हैं और दोनों पैसेज के बेसिस पे करेक्ट है। फिर आप कहते हो यार ये दोनों चीजें बात तो सही कर रहा है, ये पैसेज से वेरीफाई हो जाती है, तो अब मैं कैसे आंसर चॉइस को पिक करूं। यहीं पर आपका अगर क्वेश्चन का गोल क्लियर है तो आप ये आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा तो आप वो आंसर चॉइस पिक करोगे जो क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, येस और नो का सवाल बना लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ से वेरीफाइड है, यस। ये इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ से वेरीफाइड नहीं है, नो। तो अगर दो इन्फॉर्मेशन आ गई, दो आंसर चॉइसेस आ गई और दोनों पैराग्राफ से वेरीफाइड है, तो आपने तो अपना गेम कॉम्प्लेक्स कर लिया। तो अब दो आंसर चॉइसेस विच कैन बी वैलिडेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट, हाउ डू यू पिक द आंसर? यू पिक द आंसर by deciding that what is the question asking. So the answer choice that I'm going to pick should of course be validated from the text and should answer the question. I hope अब आपको बात समझ में आ रही है। तो आप ये करके देखिए, मेरे कहने पे क्वेश्चन पे थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करिए और आपकी एक्यूरेसी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। तो आज हम कर क्या रहे हैं, हम एक पैसेज सॉल्व कर रहे हैं और उसी पैसेज पे बेस 7 तरह के अलग अलग सवाल कर रहे हैं। तो आपको पता भी चल जाएगा कि रिट्रीवल का क्वेश्चन कैसा दिखता है, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन कैसा दिखता है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन कैसा दिखता है, राइट। और आपको टोन का क्वेश्चन कैसा दिखता है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम एक पैसेज कर रहे हैं, सबसे पहले उस पैसेज को रीड करते हैं तो हमारी मैपिंग की प्रैक्टिस भी वापस हो जाएगी, फ्लो भी बन जाएगा, पैसेज समझ में भी आ जाएगा और फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करने में आसानी रहेगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द पैसेज ट्राइंग टू कन्वे। सो
In his 1791 report on manufacturers, Alexander Hamilton singled out women and children as source of cheap labor in his quest to develop industry in the fledgling United States. Fledgling होती है nascent, in the beginning stage, right? तो यहाँ पर आपको क्या इंफॉर्मेशन है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने क्या रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, तो आप यहाँ पर आके इंफॉर्मेशन को ट्रेस कर सकते हो, राइट? तो मैपिंग का क्या मतलब होता है कि आपको एक या दो क्रूशियल वर्ड्स लिख लेना है, कीवर्ड्स लिख लेने हैं जो आप उस लाइन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप स्क्रैच पेपर वर्क करते हो तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। इसका मैं बार बार एक ही एनालॉजी देती हूँ कि आप क्वांट में भी करते हो और आपने क्वांट में अपनी एक्यूरेसी देखी है अच्छी होती हुई। वर्बल में आपको सब कुछ हवा में करना, तो भाई इतना प्रेशर लेकर पेपर कैसे करोगे आप, राइट? तो थोड़ा बहुत स्क्रैच पेपर वर्क करिए। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जज्बाती नहीं होना कि सब कुछ डिटेल में लिखते गए, क्विक, वेरी क्रिस्प, इसलिए हम इसको कहते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैप देखा है ना, ओवरव्यू देता है, राइट? तो सिमिलरली आपको भी मैपिंग करनी है। आपको सिर्फ जो लिख रहे हैं उससे पता करना है पहुंचना कहां पर है। ऐसा नहीं है कि आपने इतने डिटेल नोट्स बना लिए कि पैसेज पे जाने की जरूरत ना पड़े, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है, ये मत करके आ जाना, राइट? गेट द गोल क्लियर कि मैपिंग मैं कहां कर रही हूं, कि अगर मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए रिविजिट करना पड़े तो मुझे पता हो कैसे आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी स्टैब्लिश हो जाए, फोकस राइटली सेट हो जाए, राइट? तो चलिए यहां पर उसने कहा, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, दैट सिंगल्ड आउट विमेन एंड चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा कि जो विमेन और चिल्ड्रन है वो चीप सोर्सेज ऑफ लेबर। ठीक है, पहली लाइन को धीरे पढ़ेंगे क्योंकि यू कम टू नो दैट व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। आगे पढ़ते हैं। सम 30 ईयर्स लेटर, तो जहां पर भी कोई प्रॉपर नाउन आए, जहां पर कोई डेट मेंशन्ड हो, किसी साइंटिस्ट का नाम मेंशन्ड है, या आपको लगता है कि इससे एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, हम कहते हैं पैसेज को एम्ब्रेस कर लीजिए। तो दिमाग में सोचते जाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा और मैं उसको कैसे इनकाउंटर करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर सोच लिया कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन के बारे में डिस्कशन क्यों किया, से फॉर इंस्टेंस कोई क्वेश्चन आएगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, हम सॉर्टेड होंगे। अभी अगर इंफॉर्मेशन को आत्मसात करने की मतलब है अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो, आत्मसात, मैं हिंदी में भी बढ़िया वर्ड्स यूज हो रहे हैं। चलिए, तो अगर आप अब्सॉर्ब सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वही है कि आप अपनी बैटल को डिफिकल्ट बना रहे हैं। एग्जाम में कोशिश करिए चीजें सिंप्लीफाई होती जाए रादर देन इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम मोर कॉम्प्लेक्स, राइट? सो 30 ईयर्स लेटर, तो अब 30 साल बाद क्या हो रहा है, तो आई कैन राइट 30 ईयर्स। The textile mills of New England, particularly those in Lowell, Massachusetts, तो एक एरिया को मेंशन कर दिया, मैं LM लिख रही हूँ, मुझे ऐसा समझ में आता है, बाकी इट इज योर चॉइस कि आप कौन सा वर्ड लिखते हो। अगेन इट इज हाईली पर्सनलाइज्ड, ये स्क्रैच पेपर वर्क है जो आप अपने लिए कर रहे हो, तो ज़्यादा ब्यूटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है? So the textile mills of New England, particularly those in Lowell, Massachusetts, took to the practice. So what was the practice? उन्होंने एक practice शुरू कर दी। Practice क्या है? That has been mentioned, of hiring young women from surrounding farms, viewing them as both more obliging and less expensive. तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि क्यों, why are they hiring it? क्योंकि उनको वो less expensive लगती हैं, ज़्यादा obliging लगती हैं। More expensive to hire than men. Not least because the women were expected to stop working once they got married. तो 30 years बाद क्या प्रैक्टिस शुरू हुई? प्रैक्टिस क्या है? That they were hiring children and women. They considered them to be less expensive, more obliging as compared to men. आपसे क्वेश्चन आया कि क्यों ये प्रैक्टिस शुरू हुई? क्योंकि रीजन यहाँ पर साइटेड है, यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन को आप ले लोगे। आगे बढ़े। नोन एज लोलल मिल गर्ल्स, तो इनको क्या कहा गया? लोलल मिल गर्ल्स। द यंग फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स टेंडेड टू रिमेन एम्प्लॉयड फॉर ऑन एवरेज फॉर 3 years, यानी कि वो 3 साल तक यूजुअली एम्प्लॉयड रह रही थी। तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप लिखना चाहो लिख लो। मीनवाइल ट्रांजिशन पे ध्यान दो। To allay fear, families had allowing their daughters to live away from the house. The mill owners offered dormitory-style housing, replete with strict rules and cultural activities, including a magazine called Lowell Offering. Nonetheless, working conditions were anything but ideal. मतलब working conditions ideal नहीं थी। An anonymous Lowell, anonymous मतलब a without है, name के लिए, जिसका नाम ना पता हो, anonymous Lowell mill worker wrote ऑफ और एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है, क्वेश्चन आएगा एक्सपीरियंस क्या लिखा है, तो हम इसको डिकोड कर देंगे। अभी आप
अपना टाइम मत खराब करो, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई भी एवरेज लड़की कितने टाइम के लिए काम करती थी, 3 साल के पीरियड के लिए काम करती थी। और क्योंकि फैमिलीज को भेजने में डर था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, और ये कंडीशंस आइडियल नहीं थी। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ओनर्स थे उन्होंने क्या कंडीशंस प्रोवाइड करी थी। भाई आप यहाँ पर आकर आंसर ले लेना, अभी क्यों रट्टे मार रहे हो, अभी अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो। इस डिस्कशन से आपको पता चल गया ना कि ये कुछ कंडीशंस थी। अब बस ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या बात कर रहा है। पैराग्राफ ये बात कर रहा है कि फैमिलीज के फियर को ओवरकम करना था, तो जो फैक्ट्री ओनर्स है उन्होंने कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए, पर स्टिल ऑथर ने कह दिया कि वर्किंग कंडीशंस वर नॉट आइडियल। फिर एक वर्कर ने अपना क्या अनोनिमसली अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर किया वो मेंशन्ड है। क्वेश्चन आ गया कि वर्कर खुश थी ना खुश थी, उसके एक्सपीरियंस से आप क्या इन्फर कर सकते हो, तब यहाँ पर आके इस इन्फॉर्मेशन को डील कर लेंगे। अभी यहाँ पर मिनट लगा दे इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, क्वेश्चन आया नहीं भाई, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग मैटर्स वर्स द रैंक, तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि कंडीशंस वर नॉट आइडियल। अब मेकिंग मैटर्स वर्सन, तो मैं यहाँ नेगेटिव नेगेटिव लिख देती हूँ, मुझे पता चलता है कि इससे सिचुएशन और खराब हो रही है। Worse for the lower rank of lower mill girls was that male workers already threatened by machines that replaced the work of skilled craftsmen with that of unskilled hirelings often viewed female laborers as dealing another blow to men status। यानी कि यहाँ पर दो challenges आ गए। एक तो ये कि आपसे पूछ लिया कि men क्यों threatened थे, तो आप यहाँ पर आ जाना कि मेन इसलिए थ्रेटेंड थे, जो भी रीजन है साइटेड ये है, और उनको लग रहा था कि मेन के स्टेटस को अनदर ब्लो हो गया, राइट। तो आप यहाँ पर लिखना चाहो तो ब्लो लिख लो। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, कंक्लूजन इंडिकेटर है, बस इसका रिजल्ट क्या हुआ। ऐसा रिजल्ट व्हेन द फर्स्ट यूनियंस वर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीजिंग वर्कर पे एंड स्टेटस, द मेन फॉर्मिंग देम टिपिकली एक्सक्लूडेड वुमेन। तो जो पहली यूनियन बनी इन किसके अगेंस्ट, डिक्रीजिंग वर्कर्स पे और स्टेटस के अगेंस्ट, तो मेन ने विमेन को इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांजिशन है, तो ये पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या हुआ। तो क्यों मेन पर फीलिंग थ्रेटेंड, उनको लग रहा था दिस इज अनदर ब्लो टू देयर रेपुटेशन, तो एज अ रिजल्ट आउटकम क्या हुआ, यू कैन कम हियर एंड गेट द आंसर, राइट। डिस्पाइट दैट, हम यहाँ पे फिर ट्रांजिशन आ गया। डिस्पाइट दैट प्रीवियस सेंटेंस के कॉन्ट्रास्ट में आइडिया प्रेजेंट हो रहा है। विमेन वर जस्ट एज ईगर एज वर मेन टू ज्वाइन द न्यूली हैश्ड अमेरिकन लेबर मूवमेंट, तो विमेन वर ऑल्सो ईगर, राइट। तो जहां पे भी ट्रांजिशंस आते हैं उन स्टेटमेंट्स को लेकर आप थोड़े से केयरफुल ज्यादा रहेंगे, ठीक है। द लोअर वुमेन डिसकॉन्टेंट, डिसकॉन्टेंट मतलब वो भी डिससैटिस्फाइड ही घूम रही थी, उन्होंने कहा वर्किंग कंडीशंस वर नॉट आइडियल, soon manifested itself in work stoppages and other protests, the first of which began in 1820। ईयर आ गया, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ने पूछ लिया 1820 में क्या हुआ था, आप आके इंफॉर्मेशन को डील कर सकते हो, राइट। इन 1844, तो 1844 में क्या हो रहा है, द women went so far to form the Lowell फीमेल लेबर रिफॉर्म एसोसिएशन, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, LFLRA, राइट। तो 1844 में उन्होंने एक यूनियन बना ली, लेड बाय द आउटस्पोकन सारा बेगले। सारा बेगले प्रॉपर नाउन है, SB लिख देती हूं मैं। बिफोर द मैसाचुसेट्स लेजिस्लेचर द women railed against new laws that forced them to tend more machines at the faster rates, requirements that they asserted were dangerous and unhealthy। Their remonstrations prompted the legislator to investigate for the first time in history इश्यूज ऑफ वर्कर सेफ्टी एंड हेल्थ। तो उन्होंने क्या क्या कंप्लेंट्स करी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कंप्लेंट्स करी वर्कर्स ने, राइट। तो आप यहाँ पर आ जाओगे, राइट। तो कौन सी करी हैं वो आप अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के रिटेन हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने लिख लिया कि क्या प्रोटेस्ट के रीजंस थे और इसका आउटकम क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशंस, मतलब जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस करी, राइट, उसका आउटकम क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर ने इन्वेस्टिगेट किया। सो prompted the legislator to investigate for the first time in history the issue of worker safety। तो first time अगर आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, राइट। तो देख रहे हो आप कितने कम वर्ड्स में हम अपना स्क्रैच पेपर वर्क कर रहे हैं, राइट। सो जस्ट दैट आर लेवल ऑफ फोकस इन्वॉल्वमेंट रिमेन्स इंटैक्ट, बाकी फ्लो में आपका पैसेज रीड होता रहेगा, राइट। तो जब हम ऐसा सोच रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, मुझे इस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की जरूरत तो नहीं है, जब आप इस तरीके से रीडिंग करते हो तो आप एक्टिव रीडिंग कर रहे हो, राइट। और आपको ये प्रेशर भी नहीं है, राइट। प्रेशर कब बनता है रीडिंग में, जब आप ये लेते हो अरे मैं भूल गया तो मैं एक बार वापस पढ़ लेती हूँ, वापस पढ़ लेता हूँ, तो वो ना फियर में, उस प्रेशर में परफॉर्मेंस खराब होती है। अगर आप ये प्रेशर अपने कंधों से हटा देंगे ना कि यार पूरे पैसेज की एक एक लाइन को आत्मसात करना जरूरी नहीं है, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए
सो थ्रू देयर पेटिशन वॉज दो देयर, फिर ट्रांजिशन आ गया, ध्यान रखना है ट्रांजिशन का, बार बार मैं बोल रही हूँ आपको, हर वीडियो में बोलती हूँ ट्रांजिशन का ध्यान रखो, राइट। अब आप कहोगे मैम आप ट्रांजिशन के कितने बड़े फैन हो, आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दो ट्रांजिशन का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। द वुमेन वर अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मतलब वो घबराई नहीं, उनकी पहली पेटिशन डिनाई हो गई। सून आफ्टर द LFLRA, LFLRA का मेंशन किया उन्होंने, पार्टनर्ड विद न्यू इंग्लैंड वर्किंग मेंस एसोसिएशन। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप हो रही है, लिख लीजिए, राइट, ये क्रूशल हो सकता है। विच पब्लिश्ड अ प्रो लेबर न्यूज़पेपर, तो क्या किया, व्हाट डिड इट डू, मैं व्हाट लिख रही हूँ, राइट, तो वॉइस ऑफ इंडस्ट्री लिखना चाह रहे हो, VOI लिख दो। The two unions use that medium to decry 13 to 14 working hour days, cramped conditions, unhealthy air, limited physical exercise, nutrition, फलाना फलाना। तो क्या चैलेंजेस को उन्होंने रेज किया, राइट, क्या प्रॉब्लम्स को रेज किया। टुगेदर दे पेटिशन, यानी दो अब ऑर्गेनाइजेशन हैं, LFLRA और न्यू इंग्लैंड वर्किंग मैन एसोसिएशन। दे पेटिशन द मैसेच्यूसेट्स लेजिस्लेटर टू रिड्यूस द फैक्ट्री वर्क डेज टू 10 आवर्स स्टेट वाइड। तो वो क्या क्या पॉइंट्स पर उनके इश्यूज थे, क्या क्या कंसर्न्स उन्होंने रेज किए। थ्रू दिस क्रूसेड न्यू इंग्लैंड वुमेन बिगैन टू मूव बियॉन्ड, मैंने कहा हमेशा देखिए लास्ट लाइन को थोड़ा धैर्य से पढ़िए, धीमे पढ़िए, क्योंकि यूजुअली प्राइमरी पर्पस का आंसर निकल के आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था राइटिंग का। तो थ्रू दिस क्रूसेड न्यू इंग्लैंड वुमेन बिगैन टू मूव बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल नैरोली डिफाइंड फैमिली रोल्स। तो पहले जो वुमेन के ट्रेडिशनली नैरोली डिफाइंड फैमिली रोल्स है उसके बियॉन्ड मूव किया, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब उन्होंने यूनियंस बनाई, वो काम कर रही थी, लुकिंग फॉर बेटरमेंट, राइट, एंड work roles into public and political ones. As such, the LFLRA made progress not only for working people but for women in general. तो not only for working people में दोनों आ गए, men and women, but also general, ठीक है। So I hope the passage is clear. अब बोलो question, so that's the first question. अब हमारा एजेंडा क्या है आज की क्लास का, ये डिस्कस करने का कि आपको कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस इनकाउंटर होते हैं। तो हम कुछ मेजर कैटेगरीज को आज कवर करेंगे। तो जो पहली कैटेगरी है दैट इज बेसिकली अ रिट्रीवल क्वेश्चन। तो रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि यू आर एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। तो एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन मतलब आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, यू आर फेचिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपका काम सिर्फ इतना है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है आप उसको यूज कर लो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। यूज तो ऑफकोर्स आपको सारी करनी है, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर कोई लॉजिकली आपको कुछ कंक्लूड नहीं करना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, आपको देखना है कि कहाँ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन यूजुअली ऐसा पूछा जाता है, आपको कोई सब्जेक्ट दे देते हैं, तो कोई भी अगर हम क्वेश्चन स्टेम की बात करें उसमें आपको 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती हैं, राइट। आपने कभी सोचा है, चलो देखो कैसे। तो कौन सी 3 इंफॉर्मेशन होती है, पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइट। सो टॉपिक ये क्या है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन बेस्ड है, टॉपिक बेस्ड है क्वेश्चन का कि द लोलिल मिल गर्ल्स ऑब्जेक्टेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यानी कि लोलिल मिल गर्ल्स ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया, एक कौन सा नहीं किया। सो पे अटेंशन टू एक्सेप्ट, यूजुअली ये ट्रिक वर्ड्स होते हैं, और अब ये तो एक कॉमन ट्रेंड इमर्ज होके आ रहा है कैट में कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ट्रिकी कर रहे हैं, राइट। वहीं पर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस हर लिया जाता है, राइट, कि स्टूडेंट कहता है ये पूछना क्या चाह रहा है, वहीं पे स्ट्रगल है। तो आपको स्ट्रगल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में हो क्वेश्चन को पढ़ने के। अगर वहीं पर आपने अपने दिमाग में ये एस्टैब्लिश कर लिया कि यार मेरे को यहाँ पर 7-8 सेकेंड एक्स्ट्रा देने हैं, 10-12 सेकेंड एक्स्ट्रा देने हैं, दैट विल डिपेंड कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को समझते हो, राइट, वो आपकी इंडिविजुअल स्पीड पे। तो आप ये कह रहे हो ना कि ये तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपको ओवरऑल जब क्वेश्चंस और ऑप्शंस डील कर रहे होगे ना, वहां पे ये सब बैलेंस आउट हो जाएगा, वहां पे आपको कम समय लगेगा। सो डोंट वरी दैट इफ आई एम इन्वेस्टिंग दीज एक्स्ट्रा सेकेंड्स इन क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, वुड इट इम्पैक्ट माई ओवरऑल time bandwidth? No. What is going to happen is eventually you're going to save time while you're dealing with the options, right? तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, लोलिल मिल गर्ल्स ऑब्जेक्टेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उन्होंने क्या ऑब्जेक्शंस रेज करे थे, एक्सेप्ट मतलब एक नहीं करा बाकी सारे करें। दूसरा, अब ये हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, राइट, पूरे पैसेज पे बेस्ड नहीं है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। अब आपके पास दूसरा क्या आया,
दूसरी इंफॉर्मेशन होती है कि टास्क वर्ड्स। टास्क वर्ड्स मतलब आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में करना क्या है। भाई आपको कैसे पता है इसमें इन्फ्रेंस निकालना है, इसमें टोन निकालनी है, राइट। तो अब इस केस में ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये आपके टास्क वर्ड्स कंसिडर कर सकते हो। कई बार इन क्वेश्चंस में क्लियर टास्क वर्ड्स भी इमर्ज करके आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, राइट। सो दिस इज द टास्क वर्ड या एक्शन वर्ड, जिससे आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। और क्वेश्चन कैटेगरी वो हमने पहले ही मेंशन कर दी कि इस केस में जो हमारी क्वेश्चन कैटेगरी है रिट्रीवल है। इसको हम फेच क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं है, आपको बस वापस जाना है। अब मैं यहाँ पर कोई सुपरमैन सुपर वुमन नहीं बनूंगी कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे याद होना चाहिए, मैं फटाफट ऑप्शन एक्सप्लोर कर लूँ। प्रेशर में गलतियां होती हैं, तो हम पहले ही लिख कर लाए थे कि ऑब्जेक्शंस क्या क्या रेज करे थे, राइट। सो वी कैन गो बैक। हमने देखा कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्शंस थे, और ये भी कैसे पता, मैंने यहाँ लिख रखा है कि व्हाट वर द कंप्लेंट्स, राइट। सी दिस इज द वर्ड कंप्लेंट्स। सो यू कुड राइट देयर यू नो इन द wherever you are doing the mapping, कंप्लेंट्स देख लो एंड रिविजिट। कंप्लेंट्स के बेसिस पे आंसर नहीं करना, रिविजिट कर लो टेक्स्ट को, राइट। अब आपके लिए वहां पर पैरेलली क्वेश्चंस और पैसेजेस रहेंगे, तो इवन दैट विल नॉट बी मच चैलेंजिंग। आपको स्लाइड्स चेंज नहीं करनी जैसे मैं कर रही हूँ, राइट। तो देखिए उन्होंने बोला कि द women railed against new rules that forced them to tend more machines at the faster rates, requirements that they asserted were dangerous and unhealthy। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ कंप्लेंट्स रेज करी हैं, और उसके बाद यहाँ पर चैलेंजेस जो जो इनकाउंटर कर रहे थे कि they use the medium to decry 13 to 14 working hours, cramped conditions, unhealthy air, limited physical exercise, inadequate nutrition among other issues, right? तो यहाँ पर हमने सारे challenges पढ़ लिए। अब कौन से challenges की बात नहीं हुई? Let's see the first option, replacement of their ranks with less skilled, lower paid workers। तो इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई। So what has been mentioned except, this has not been mentioned, so this can be my answer। but like I always say, never take a final call till you explore all the answer choices। हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। इनएडिक्वेट रूम इन विच टू परफॉर्म ड्यूटीज, इसका मेंशन किया है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज वर्कलोड की बात करी है, पोटेंशियली टॉक्सिक एयर की बात करी है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस ए। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको समझ में आ गया, रिट्रीवल का क्वेश्चन था, इन्फॉर्मेशन को फेच किया। तो अब अगर आपको क्लैरिटी है क्वेश्चन देख के कि यार यहाँ पे मुझे अपना लॉजिक नहीं लगाना, बस इन्फॉर्मेशन को पकड़ के लाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि यूजुअली जो रिट्रीवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर इंफॉर्मेशन पैराफ्रेज्ड होती है। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि आप कम टेक्सचुअल लैंग्वेज देखेंगे, राइट। तो हम यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। ये एक बड़ा कॉमन ट्रैप है कि पैसेज के कुछ टिपिकल पिक्यूलियर वर्ड्स उठाते हैं, जोड़ते हैं और एक आंसर चॉइस को क्रिएट कर देते हैं, और स्टूडेंट को ऐसा इंप्रेशन आता है कि हाँ ये तो फैमिलियर है, ऐसा तो कुछ पढ़ा था, देखा था, और वही ओवर कॉन्फिडेंस या वो फैमिलियरिटी या वो एसोसिएशन ले डूबती है। तो बार बार मैं कहती हूँ कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए वापस जाइए। रिट्रीवल भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कि स्पेसिफिक क्वेश्चन का मतलब पूरे पैसेज पे क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैसेज पे बेस्ड है, राइट। सो प्लीज बी केयरफुल, यू डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप, एंड यूजुअली most of the times the correct answer is the paraphrased version, right? So this will also be helpful। चलिए let's see what is the next category of questions। तो जो next category of questions है वो है inference question। तो यहाँ पर आपको task word मिल सकता है infers, implies, suggests। तो inference का मतलब क्या होता है? What is the logical conclusion that you can draw on the basis of the text? ठीक है, on the basis of the text, which should be true, must be true on the information provided on the in the passage, right। तो हम वैसे भी, मैं बार बार कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है, यानी आंसर तो टेक्स्ट से आएगा ही। तो वैसे ही बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन जो भी पॉइंटर्स हैं, जो भी ऑप्शन हैं, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। इन्फ्रेंस में ध्यान रखना है, इट शुड बी सब्सटैंशिएटेड, इट शुड बी सपोर्टेड, इट शुड बी वैलिडेटेड फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट। तो ये आपको कुछ टास्क वर्ड्स मिल सकते हैं। इन्फ्रेंस के क्वेश्चन में क्या करना है, लॉजिकली कंक्लूड करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है, आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, राइट। तो रिट्रीवल से डिफरेंट हो गया। रिट्रीवल में एक्सट्रैक्शन है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, उठाओ क्वेश्चन को आंसर कर दो, राइट। और इन्फ्रेंस में क्या है, पॉइंट्स प्रेजेंटेड है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक कंक्लूजन तक पहुंचो। चलो फिर ऑप्शंस देखते हैं। did not want did not want careers that interfered with the responsibilities of family life।
had fewer educational opportunities than did women of the succeeding generation. तो देखिए succeeding generation का कहीं जिक्र नहीं है, इसको eliminate कर देते हैं. Interference with the responsibility of family life कहीं deliberately stated नहीं है. Had the conditional support of their families, right? तो आप यहाँ पर जाओ तो आप इसको भी validate कर सकते हो. इनफैक्ट हमने यहाँ पर भी एक क्विक सा पॉइंटर लिखा था जब हम मैपिंग कर रहे थे, राइट? सो दिस वाज द पैसेज. तो हमने ये कहा था कि कौन से सपोर्ट प्रोवाइड करा था, राइट? सो वर्किंग कंडीशंस वर नॉट आइडियल और फैमिली के फियर्स को ओवरकम करने के लिए जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं, उन्होंने टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं, उन्होंने कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए थे, बट दोज वर नॉट सफिशिएंट, राइट? So then also based on this information you can definitely say that yes, C is that particular answer choice कि conditional support था, तो fears को reduce करने के लिए वहां पर सारी information mentioned है, उसके basis पे आप definitely C conclude कर सकते हो. were not as skilled as were the majority of their male counterparts. skill को कहीं question नहीं करा गया है, so even this choice goes out, so C will be the correct answer. I hope we are sorted. I hope inference question category clear है, right? द वर्ड रेमॉन्स्ट्रेशंस, तो इन क्वेश्चंस को क्या कहते हैं? वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस कहते हैं. तो वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब वर्ड का मीनिंग बताओ इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. अब यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन आएगी. एक तो वर्ड बड़ा फ्रेंडली आ गया, आपने कहा वाह, सपोज करिए एक डिफिकल्ट वर्ड आ गया निनकम्पोप, आपको इसका मतलब पता है इडियट, आप ना ऐसे मुस्कुराएंगे और आंसर चॉइस को मार्क कर देंगे और आप कहेंगे वाह यार मैं तो कितनी रॉक स्टार हूँ, राइट? और एक विजयी मुस्कान देंगे, राइट? सो मे बी इन द कॉन्टेक्स्ट इज द वर्ड राइटली यूज दैट यू नीड टू चेक. इसका और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक क्वेश्चन आ जाता, व्हाट डज द वर्ड रेस्ट मीन्स? ठीक है, सो व्हाट डज द वर्ड रेस्ट मीन्स इन लाइन 52 या इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट? रेस्ट, REST, सिंपल रेस्ट, राइट? आपके लिए तो ए चॉइस देखी, आपने कहा यार रेस्ट का मतलब रिमेनिंग, वाह मैं तो बिल्कुल सॉर्टेड हूं, आपने आंसर चॉइस पिक कर ली, राइट? दूसरे ने देखा रेस्ट का मतलब रिलैक्सिंग, उसको रिलैक्सिंग इमीडिएटली क्लिक करा, उसने भी कर लिया. पर सी एक होशियार बच्चा था, उसने क्या किया, वो लाइन पर गया और सेंटेंस को रीड करा. सेंटेंस ने कहा दैट द इन्वेंशन ऑफ द साइंटिस्ट वाज रेस्टिंग ऑन हिज ईयर्स ऑफ रिसर्च. सो रेस्टिंग का मतलब यहाँ पे डिपेंडिंग हो गया. अब डिपेंडिंग करेक्ट आंसर है. फिर आप कहते हो क्या डिफिकल्ट है? भाई उसने बोला ना कि ये तो वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट है, राइट? सो दैट इज द रीजन, यू नो, दिस इज हाउ, you know, you need to be careful while dealing with such questions. So my suggestion would be go back to the passage in case you know the word. I have given you an example, why should you go back? In case आपको मतलब पता नहीं है तो आप क्या करो, सेंटेंस पर चले जाओ, वर्ड को हाइड कर दो और उसको एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बना लो, राइट? एक सिंपल सा वर्ड प्रिडिक्ट कर दो और उस प्रिडिक्टेड वर्ड से मैचिंग ऑप्शन को पिक कर लो, राइट? आपका क्वेश्चन सॉर्टेड है. करके देख लेते हैं. तो आपको रिमॉन्स्ट्रेशंस यूज करा गया है, तो रिमॉन्स्ट्रेशंस पर जाते हैं. एक्चुअली आपको मीनिंग निकालना है रिमॉन्स्ट्रेशंस का. सो वी विल गो बैक टू द पैसेज. ये वर्ड है रिमॉन्स्ट्रेशंस, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, एक लाइन पहले एक लाइन बाद में पढ़ेंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए, राइट? वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट है, तो हमेशा कोशिश करिए कि कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी ले लें. So, before the Massachusetts legislature, the women railed against new rules that forced them to tend more machines at the faster rates, requirements that they asserted were dangerous and unhealthy. Their remonstrations prompted the legislature. तो remonstrations मतलब, remonstrations का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को वॉइस आउट कर रहे थे, राइट? ग्रीवांसेस थे, उसको रेज कर रहे थे, राइट? तो अब आपको वर्ड पता है, अब आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है, अटरेंसेस बोलना ही होता है, गोज आउट. वेक्सेशंस नहीं, ग्रीवांसेस बेस्ट मैच है. सो डी इज आर करेक्ट आंसर, राइट? तो वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे? बोथ द सिचुएशंस आई हैव गिवन, व्हेन यू नो द वर्ड, व्हेन यू डू नॉट नो द वर्ड. बेस्ट थिंग गो बैक, राइट? चलिए आगे देखते हैं. What is the next category? The next category is purpose questions. दो तरह के questions दे देगा ऑथर. एक तो purpose, आप इसको चाहो तो specific purpose भी बोल सकते हो, और एक आपको दे देगा प्राइमरी पर्पस. ये भी बड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है. देखिए कैसे ट्रिक करते हैं. पर्पस का मतलब है कोई एग्जाम्पल दिया, कोई साइंटिस्ट का नाम दिया, कोई डिस्कवरी की बात करी, कोई ईयर मेंशन करा, राइट? क्यों करा, वो स्पेसिफिक है, राइट? विच इज नॉट बेस्ड ऑन द एंटायर अंडरस्टैंडिंग बट ऑन सम पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट. सो दैट इज स्पेसिफिक पर्पस. समझ गए बात को, राइट? अब दूसरा क्या है, प्राइमरी पर्पस, कि भाई पूरा पैसेज क्यों लिखा है, वो प्राइमरी पर्पस है. कैसे ट्रिक करते हैं? प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन देते हैं,
एक आंसर तो ऑफ कोर्स करेक्ट होता ही है, एक आंसर दे देते हैं जो सेकंड पैराग्राफ का पर्पस है। स्टूडेंट कहते हैं यार ये तो सही है, अब मैं क्या करूं? भाई तो अब तुम क्वेश्चन देखो, प्राइमरी पर्पस पूछा है, स्पेसिफिक पर्पस पूछा है। अगर प्राइमरी पर्पस पूछा है तो एक ऐसा आंसर पिक करें जो ओवरऑल पैसेज को कवर करता है, और अगर स्पेसिफिक पर्पस पूछा तो स्पेसिफिकली उसी पोर्शन पे जाएं जहां से आंसर निकलेगा। क्लियर है? बस इतना सा होता है। बट फिर आपको दो चॉइसेस परेशान करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं ली, राइट? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, रेफरेंस टू, अब इन रेफरेंस टू एलेक्जेंडर हैमिल्टन राइटिंग सर्व्स प्राइमरली टू, तो यहाँ पर टास्क वर्ड्स क्या हो सकते हैं? फंक्शन, इन ऑर्डर टू, राइट? और सीधा वाई का क्वेश्चन फंडामेंटली क्रिएट कर दें, वाई द ऑथर हैज रिटन द पैसेज, वो भी स्ट्रेट तरीका है क्वेश्चन को पूछने का। या फिर पर्पस तो मिल ही सकता है, मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस, मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सम these sort of the words, right? और what is the function of mentioning Alexander Hamilton, ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेज हो सकता था। चलिए अब जाते हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन भी हम लिख कर आए थे, तो भाई हम क्यों लड़ाई करें, हम जाएंगे वापस, राइट? देखिए यहाँ पर जितना आप वापस जाओगे और आपको पता होगा कहाँ पर जाना है, उतनी आपकी लाइफ आसान रहेगी, राइट? So in his 1791 report on manufacturers, Alexander Hamilton singled out women and children as source of cheap labor in his quest to develop industry in the fledgling United States. और some 30 years later क्या हुआ, यानी कि ऑथर ने अलेक्जेंडर हैमिल्टन को क्यों मेंशन करा कि भाई एक प्रैक्टिस बिगिन हो रही थी जहाँ पे यंग वुमेन को हायर कर रहे थे, उसके बाद 30 साल बाद वो ट्रेंड कैसे और आगे ग्रो करा उसके बारे में ऑथर ने डिस्कशन किया है। तो यानी कि बेस सेटिंग हो रही है, राइट? अब आप ऑप्शंस देख लो, ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ हायरिंग प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल 30 इयर्स के बाद क्या हो रहा है, तो बिगिन कहाँ से हुआ? क्योंकि अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने मेंशन करा, तो ये डेफिनेटली मेरा आंसर हो सकता है। इस्टेब्लिश दैट मेन वर बिकमिंग इकोनॉमिक ड्रेन, भाई विमेन को हायर कर रहे थे पर मेन इकोनॉमिक ड्रेन बन रहे थे, ये एक्सट्रीम है, ये ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम है, करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, राइट? एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन टू द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रॉडर आंसर है, राइट? ब्रॉड है ये आंसर, वो तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर रहा है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, राइट? सो इवन दिस गोज आउट। warn of the dangers of luring women from their homes, तो dangers of luring women तो नहीं कर रहे थे, फैमिली का कंडीशनल सपोर्ट था, तो ये भी आप कमेंट नहीं कर सकते, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसा क्वेश्चन हो गया? स्पेसिफिक पर्पस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेजेस, तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, राइट? तो क्वेश्चन टाइप क्या हो गया? प्राइमरी पर्पस, टास्क वर्ड्स बता दिए, और कोई भी प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, स्ट्रक्चर, टोन का क्वेश्चन होता है, यूजुअली सब्जेक्ट या पॉइंट ऑफ डिस्कशन पूरा का पूरा पैसेज रहता है, राइट? सो डिस्कस सेवरल रीजंस फॉर द फेलियर्स ऑफ एन इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या बेकार चॉइस है, एलिमिनेट करो, राइट? प्रेज अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हु एलिमिनेटेड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग वर्किंग आवर्स फॉर ऑल वर्कर्स, ये ट्रैप आंसर चॉइस हो सकती है, पर आप देखोगे डेलिबरेटली कहीं प्रेज जैसा नहीं हुआ, राइट? तो एक्सट्रीम है। क्रिटिसाइज बिजनेस ओनर्स हु पुट प्रॉफिट अहेड ऑफ देयर वर्कर्स वेलबींग, कोई डिस्कशन ही नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, हटा दें। अब दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, आप इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following best describes the main idea? So अब देखो, प्राइमरी पर्पस होता है why, मेन आइडिया होता है what, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है सेम ही है, चॉइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, राइट? चलिए, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। Women employed by New England textile mills succeeded in filling jobs previously held by men. ये मेन आइडिया तो नहीं है ना डिस्कशन का कि वो सक्सीड हो गई, और ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि विमेन ने सारी पोजीशंस ले ली, राइट? मेन वर कंसिडरिंग इट एज अ थ्रेट, बट ऐसा नहीं कि ओनली विमेन वर वर्किंग, राइट? सो दिस चॉइस कैन बी एलिमिनेटेड। Male and female industrial workers, despite some early differences, benefited equally from important Massachusetts legislation. इक्वली बेनिफिटेड, और पूरा स्ट्रगल, मेन आइडिया एक होलसम आंसर होना चाहिए। देखते हैं और बेटर आंसर चॉइसेस मिलती हैं। न्यू इंग्लैंड फैक्ट्री वर्कर्स डिसकंटेंट विद देयर अनफुलफिलिंग इंडस्ट्रियल करियर्स रोट अबाउट, उन्होंने बोला है कि वॉइस ऑफ कुछ तो एक मैगजीन को पब्लिश करा था, पर रोट सक्सेसफुली इज नॉट द मेन इंटेंट ऑफ द डिस्कशन। Female Massachusetts textile workers overcame early obstacles to help enact labor laws benefiting both women and workers in general. अब आप बी और डी को जैसे ही कंपेयर करोगे, अगर आपको दोनों ही
इक्वली गुड लग रही हैं, या बी को आप इन फर्स्ट ग्लांस एलिमिनेट नहीं कर पाते, इट इज अ कॉमन थिंग, राइट? तो आप ऐसे फोर्स मत करिए कि यार मेरे को जो आंसर चॉइस दिख रही है या तो मैं पिक करूं या एलिमिनेट करूं। यू कैन मार्क अ विगली कि भाई इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ए और सी का प्रेशर हट गया। अब और बी और डी को अगर आप नेविगेट करोगे तो आप क्लियरली डी को विक्टोरियस घोषित कर दोगे, राइट? इट इज डेफिनेटली अ बेटर आंसर, मोर प्रिसाइज, राइट? चलिए, अब ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। तो ऑथर्स एटीट्यूड का मतलब क्या है, टोन क्या थी, ओपिनियन क्या था, राइट? तो अब यहाँ पे फिर शक्तिमान मत बनो क्योंकि पूरे पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो कहाँ पे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मेंशन्ड है वहां पर चले जाओ, राइट? तो उन्होंने कहा था कि वेमेन आ गई तो उनको थ्रेट लगने लग गया, पहले मशीनों से वो बेचारे डरे हुए थे, राइट? सो यू कैन गो बैक। और आप देख रहे हैं मैं कितना स्क्रैच पेपर वर्क कर रही हूँ, तो इसी से लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज माई सजेशन। सो यू कैन सी हम यहाँ पर लिख कर भी आए हैं मैन थ्रेटन्ड, तो हमारे स्क्रैच पेपर वर्क में क्विक नोट्स हैं। सो दे वर थ्रेटन्ड बाय मशीन्स दैट रिप्लेस द वर्क with that of unskilled hirelings, often viewed female laborers as dealing with another blow, right? So we can now take a look at the options. तो देखिए टोन के क्वेश्चंस में अब आप ऐसा सोचो कि मैं तो कोई सुपरमैन हूँ, सुपर वुमन हूँ, पैसेज पढ़ के आपको एक्सटॉलिंग, अपलॉडिंग, डिसमिसिव, कंडेमनेटरी ऐसे वर्ड्स क्लिक कर जाएंगे। भाई आप थोड़ा सा ना चेक करो कि ऐसे एग्जाम के प्रेशर के बाद ऐसे वर्ड निकल के आते हैं क्या, नहीं आते। तो आप क्या करो, आप देख लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, राइट? और इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो देखिए नेगेटिव तो नहीं है, उसने कहा कि वो थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, वो कहता गधे हैं जो थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, तो टोन नेगेटिव हो जाती है। यानी कि कंडेमनेटरी तो नहीं है, राइट? और डिसमिसिव भी नहीं है, डिस नेगेटिव रूट है, राइट? सो डिसमिसिव भी नहीं है। तो ये दो चॉइसेस तो चली गई। अब दो चॉइसेस हैं। अब यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव न्यूट्रल में भी डिस्कशन में अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो पॉजिटिव न्यूट्रल एक भी पिक कर लिया तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर तक पहुंच जाते हो। बट ऑफ कोर्स इफ यू हैव बेटर क्लैरिटी देन इट इज अ गुड थिंग टू हैव। तो अब समवॉट एम्पैथेटिक एंड कॉशियसली अप्रूविंग दोनों चॉइसेस है। एम्पैथी और अप्रूविंग अगर हम पॉजिटिव ले लें तो हम इन दो वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। कॉशियसली होता है केयरफुल होना, ड्राइव कॉशियसली, तो कॉशियस तो कहीं नहीं हो रहा ऑथर, तो इसलिए डी एलिमिनेट कर दिया, सी विल बी आर करेक्ट आंसर, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। अब आपने 7 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देख लिए और सारे एक ही पैसेज पे बेस्ड थे और लेबल कर दिए आपके लिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब आपको टास्क वर्ड्स पता चल गए, यानी कि किन वर्ड से आपको इंडिकेशन मिलता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। सब्जेक्ट इज टॉपिक ऑफ डिस्कशन और क्वेश्चन टाइप मेंशन था, राइट? सो आई होप दिस सेशन वाज रियली फ्रूटफुल. डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट एंड कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट. ऑल द बेस्ट.